हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूथ इंजीनियर्स एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं संजय तिवारी। जैसा कि आपको मालूम है कि इस समय हम लोग मैकेनिक्स का लेक्चर 3 चला रहे हैं। फ्रिक्शन चैप्टर चल रहा है, घर्षण बल चल रहा है, न्यूमेरिकल चल रहे हैं, थ्योरी का कॉन्सेप्ट हो चुका है। थ्योरी के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए या नए सिरे से पढ़ने के लिए आपको पिछले 2-3 लेक्चर देखने पड़ेंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग न्यूमेरिकल के करीब 3 या 4 न्यूमेरिकल कर चुके हैं। आज मैं बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप के एक सवाल लेके आया हूँ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। गेट में भी आ चुका है और भी कई एग्जाम में देखे जा चुके हैं। बहुत छोटा सा सवाल है तो लॉजिकल। अगर लॉजिक समझ में आ गया तो शायद आपको पेन ना उठाना पड़े, ओरल कर लें। और अगर नहीं समझ में आएगा तो कैलकुलेट कर कर भी उसका आंसर गलत निकलेगा, ठीक है ना। बहुत सुंदर सवाल है, यही फ्रिक्शन की सुंदरता है। आइए देखें फ्रिक्शन कितनी सुंदर है। पहले तो देखें प्रॉब्लम क्या है। चैप्टर है घर्षण बल का, पढ़ रहे हैं। 8वां लेक्चर आज है। 7 लेक्चर इसके हो चुके हैं, उसमें 3-4 लेक्चर तो न्यूमेरिकल के हैं और 3-4 लेक्चर इसके थ्योरी के हैं। अब देखिएगा तो प्रॉब्लम क्या है आज का। प्रॉब्लम बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा है। एक बात देख लीजिए गौर करके। एक्चुअली इस बोर्ड पे 2 क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन हैं और लगभग दोनों जुड़वा भाई हैं, है ना। तो एक एक को पहले क्वेश्चन को समझ लें, फिर उसके बाद मैं एक तो मैं ही कर दूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि दूसरा अपने आप कर लेंगे, ठीक है। जैसे पहला प्रॉब्लम ये है कि दोनों ही केस में जो ब्लॉक है उसका वेट 100 न्यूटन लिया गया है। पहली बात सेम है ना। दोनों ही केस में जो ब्लॉक का वेट है दैट इज 100 न्यूटन। दोनों ही केस में जो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है प्लेन और बॉडी के बीच में, प्लेन और बॉडी के बीच में, वो है 0.2, ठीक है। इस केस में ये ब्लॉक फ्रीली रखा हुआ है और इसको खींचने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। इस केस में ब्लॉक रखा हुआ है लेकिन उसको पीछे से रस्सी से बांध दिया गया है और खींचने की कोशिश की जा रही है। तो इस वाले फिगर में का क्वेश्चन ये है कि फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द बॉडी। मैंने लिखा नहीं है फ्रिक्शन फोर्स, क्वेश्चन मार्क लगाया है। पूछना ये चाह रहा हूं कि इस बॉडी पर घर्षण बल कितना है। फ्रिक्शन फोर्स खाली पूछ रहा है कितना है, जबकि उसने अप्लाइड फोर्स दिया हुआ है। सिमिलरली इस फिगर में पूछा जा रहा है कि फ्रिक्शन कॉफिशिएंट दिया है, वेट दिया है, अप्लाइड फोर्स दिया है। ये जो छोटी सी रस्सी है, इस रस्सी में तनाव कितना है ना। तनाव पूछ रहा है, इस रस्सी में टेंशन कितना है। तो जाहिर सी बात है टेंशन इस रस्सी में ऐसे करके होगा, ठीक है। यही टेंशन पूछा जा रहा है कितना है, ठीक है। चलिए इसका मन ही मन में बिना पेन उठाए एक बार तो आंसर आप निकाल लीजिए 30 सेकंड के अंदर। अगर 30 सेकंड के अंदर हो जाता है तो आपने फ्रिक्शन को लॉजिकली समझा है, ठीक है। और कहीं लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं करता हूं आंसर को, फिर आप मैच करिएगा, ठीक। देखिए सबसे पहली बात तो क्या है कि नॉर्मली जो आप सब ने अभी किया होगा, क्या किया होगा, क्योंकि हम सबको पता है कि कुछ भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो पहले एफबीडी बनाते हैं। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसकी एक एफबीडी बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलिए उसको रहने देते हैं, गंदगी यहाँ करते हैं, ठीक। और जब एफबीडी बनाने की बात होती है तो आप कहते हैं कि इसको सबको अलग अलग कर लिया जाए। तो जब एफबीडी बनाते हैं तो अब तो अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत टाइम लगता है, इसी में बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं देखिए एफबीडी। तो आप कहते हैं भाई कि इसका जो वेट है वो नीचे काम करेगा। वेट कितना है इसका, वेट इसका है 100 न्यूटन और रिएक्शन ऊपर काम करेगा, ठीक है। और यहाँ फ्रिक्शन कॉफिशिएंट कितना है, म्यू की वैल्यू है 0.2। और हमें पता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसकी वैल्यू होती है म्यू आर। आप में से बहुत लोगों ने यही किया है ना, म्यू आर। अब हम इस पे देखते हैं कि अगर इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते हैं तो आप कहेंगे कि आर की वैल्यू डब्ल्यू के बराबर होगी। सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, तो आर इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू 100 न्यूटन। ये आपने निकाल लिया। म्यू की वैल्यू मालूम है, तो म्यू की वैल्यू 0.2 है और आर की वैल्यू 100 है। और इस तरीके से जो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है वो आया 20 न्यूटन। 20 न्यूटन। यही तो आप सब ने किया। नहीं, हो सकता किसी ने ना भी किया हो, लेकिन इन जनरल
जब क्वेश्चन मिलता है, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन होगा, सारे 3-4 आंसर दिए होंगे, उसमें से एक आंसर 20 न्यूटन भी होगा ही होगा, है ना। और इसको आप ऐसे करेंगे और उसके बाद आप बताइए सही है गलत है, कितने लोगों को लग रहा है सही है कि गलत है। तो बेटा ये टोटली रॉन्ग है, ठीक है ना, ये गलत है, ठीक है। ये बताना चाह रहा था मैं। अगर आपके मन में ऐसा आंसर आया हो तो इसका मतलब थोड़ी सी किसी कॉन्सेप्ट बेसिस पे दिक्कत है ना। अब यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है ऐसा क्यों है, तो मेरा सिंसियर एडवाइस है, बहुत सिंसियर एडवाइस है कि इसी प्लेलिस्ट में जो फ्रिक्शन का पहला लेक्चर है, फ्रिक्शन का जो मैंने पहला लेक्चर बनाया है, लेक्चर 1, उस पर ज़रा जाएंगे, आधे घंटे खर्चा करेंगे, तो उसके बाद लाइफ लॉन्ग कभी आपको समस्या नहीं आएगी, इस तरह के प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं आएगी, है ना। खैर चलिए, नहीं भी जाते हैं तो मेरा तो काम है यहाँ बताना, तो मैं यहाँ तो बताऊँगा ही कि क्या है, कहानी क्या है। चलिए नहीं जाइए वहाँ पे, तो यही कहानी समझिए, ठीक है। आइए, ठीक, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक। अब कहानी क्या है कि याद करिए पहले लेक्चर में, तो जब किसी बॉडी को हम घसीटते हैं, फर्स्ट लेक्चर यही था, एक बहुत बड़ा पत्थर आपके घर के बाहर सड़क पे रखा था, उसको आप खींचने की कोशिश कर रहे थे, और जब खींचने की कोशिश कर रहे थे तो ये बात आई थी कि आपने फोर्स पहले 0 लगाया, पत्थर वहीं पड़ा था, कुछ लगाया ही नहीं, वहीं पड़ा था। फिर फोर्स को आपने बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया, पत्थर मूव ही नहीं कर रहा था। बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आया कि आपको लगा कि अब मूव करने वाला है। जब मूव करने वाला है तो वही लिमिटिंग कंडीशन है ना। और उससे ज़्यादा अगर फोर्स लगा दिया तो बॉडी मूव कर गई, बॉडी मोशन में आ गई, तो वो डायनामिक फ्रिक्शन हो गया। तो यही बात हुई थी फर्स्ट लेक्चर में, बहुत डीपली समझा था। तो इसका मतलब अगर हम लोग लेक्चर 1 के आउटकम को यहाँ फिर से रखें, जो वहाँ समझा था, है ना, कौन सा लेक्चर, लेक्चर 1 जो हम लोगों ने देखा था, उसके आउटकम को, जो उसका आउटकम आया था, उसको थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लें, है ना। उसका आउटकम क्या था, देखिए। तो आपने कहा था कि जब हम किसी बॉडी को खींचने की कोशिश करते हैं तो 3 तरह की स्टेज बनती है ना, 3 तरह की स्टेज बनती है। उस स्टेज को नाम क्या देते हैं, जरा लिख लेते हैं कुछ ऐसे टेबल फॉर्म में, थोड़ा ठीक लगेगा, है ना। चलिए देखिए, पहली स्टेज क्या बनती है कि हमारी बॉडी ऑन द लिमिटिंग लाइन रहेगी, बीच में लेते हैं ऑन द लिमिटिंग लाइन, उसके ऊपर अबव द लिमिटिंग कंडीशन, उसके नीचे बिलो द लिमिटिंग कंडीशन। तो पहले क्या है, ऑन द लिमिटिंग कंडीशन, ऑन लिमिटिंग, एक मिनट, लिमिटिंग, LIMITING, ऑन लिमिटिंग कंडीशन। उसके नीचे कहें तो बिलो लिमिटिंग कंडीशन, बिलो लिमिटिंग कंडीशन, ठीक है। इसके ऊपर कहें तो एबव लिमिटिंग कंडीशन, ठीक है। जब ऑन लिमिटिंग कंडीशन मतलब क्या होता है, लिमिटिंग कंडीशन मतलब सीमांत घर्षण की अवस्था, लिमिटिंग कंडीशन मतलब सीमांत घर्षण की अवस्था, कि जब वो अवस्था, जब हम बॉडी में इतना फोर्स लगा चुके हैं कि मुझे अब लग रहा है कि बॉडी मूव करने वाला है, उस समय फ्रिक्शन फोर्स अपने चरम पे होता है, फ्रिक्शन फोर्स अपने मैक्सिमम वैल्यू पे होता है। उसी समय हम ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स जो होगा F इक्वल टू, ये मैक्सिमम होगा, और वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू म्यू आर के बराबर होगी, है ना। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू म्यू आर के बराबर होगी जब बॉडी लिमिटिंग कंडीशन में होगा। पहला लेक्चर जरूर देखिएगा, ठीक है। जब तक ले हम लिमिटिंग कंडीशन से नीचे थे तो क्या अवस्था थी, मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स 0 था, मैंने 5 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स उधर भी 5 न्यूटन आ गया, मैंने 10 लगाया तो उधर भी 10 न्यूटन आ गया। मतलब बिलो द लिमिटिंग कंडीशन क्या दिखाई पड़ता है कि जो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स है वो हमेशा अप्लाइड फोर्स के बराबर दिखाई पड़ता है ना। फिर कह रहा हूं, लेक्चर फर्स्ट देखिएगा। अच्छा, जब एबव लिमिटिंग कंडीशन आते हैं तो जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है बेचारा, वो अप्लाइड फोर्स से कम पड़ जाता है।
फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अप्लाइड फोर्स से घट जाती है, इसलिए हमारा अप्लाइड फोर्स ज़्यादा है तो बॉडी मूव कर जाती है ना, अप्लाइड फोर्स, तो हमारी बॉडी मूव कर जाती है। ये कंडीशन बन के आती है, ठीक है ना। इसको सरकाए कैसे यार, अब हाँ सर तो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन को ज़रा ध्यान रखिए, ऐसी कंडीशन बन के आती है, ठीक है। ये हमारा लेक्चर 1 का आउटकम है, बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम है। इसको भूलने की दिक्कत, भूल जाएंगे तो बड़ी समस्या आएगी, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। तो अब हमें यही समझना है कि हमारा ये जो दोनों फिगर दिए गए हैं, पहले इसकी बात कर लें, तो इसमें से किस अवस्था को, किस स्टेटस को ये फॉलो कर रहा है, किसको होल्ड कर रहा है ना। तो अगर ये समझ में आ जाता है तो चीज़ें हमारी स्पष्ट हो जाती हैं, ठीक है। आइए समझा जाए कि ये किसको होल्ड कर रहा है, कौन सी कंडीशन में इस वक्त बॉडी है, ठीक है। अब जरा देखा जाए, ये तो समझ में आ गया कि कभी भी इस बॉडी पर जो फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है, फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल क्या हो सकती है, वो हो सकती है म्यू आर। तो ये बात समझ में आ गई कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है ना, मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन फोर्स, वो क्या हो सकता है जब बॉडी लिमिटिंग कंडीशन पे होगी तब। अभी मुझे नहीं पता है कि लिमिटिंग कंडीशन पे है कि नहीं है, इन तीनों में इसकी क्या स्थिति है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं जानता हूं जब बॉडी लिमिटिंग कंडीशन पे होगी तब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू म्यू इंटू आर होगी। और इसमें आपने अभी कहा था कि इसका वेट नीचे काम करेगा, W 100 न्यूटन, W 100 न्यूटन, और रिएक्शन ऊपर काम करेगी R, तो यहाँ R इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 100 न्यूटन, तो कन्फर्म है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं है। इसलिए फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या पॉसिबल है, वो तो पॉसिबल है 20 न्यूटन। म्यू की वैल्यू 0.2, आर की वैल्यू 100, तो 20 न्यूटन आया। ये क्या आया, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। और ये बात कब लागू होती है, जब हमारी बॉडी लिमिटिंग कंडीशन पे हो। ये तभी पॉसिबल है जब बॉडी लिमिटिंग कंडीशन पे हो, एट लिमिटिंग कंडीशन, ये अवस्था तभी आएगी। तो अब जरा सोच के देखिए कि फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू 20 न्यूटन है, और जब फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू 20 न्यूटन होता है उस समय उसकी वैल्यू म्यू आर के बराबर होती है, और उस समय ये जो म्यू आर है ये अप्लाइड फोर्स के भी बराबर होता है, ठीक है ना। तो अब जरा सोचिए, देखिए हमने फोर्स कितना लगा रखा है, 10 न्यूटन, ठीक है। लेकिन इस बॉडी की लिमिटिंग कंडीशन कब आएगी, जब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 20 होगी, मतलब 20 न्यूटन इधर इसका विरोध कर रहा होगा और 20 न्यूटन इधर भी अप्लाई हो रहा होगा। ये बॉडी तब तक मूव नहीं करेगी जब तक मैं 20 न्यूटन से तक इस फोर्स की वैल्यू बढ़ाकर 20 न्यूटन ना ले आऊं। जब ये 20 न्यूटन आ जाएगा तब ये बॉडी मूव करने वाली हो जाएगी, और जैसे 21 करेंगे मूव कर जाएगी। तो अब जरा सोच के बताइए कि क्या ये बॉडी लिमिटिंग कंडीशन पे है, क्योंकि म्यू की अप्लाइड फोर्स की वैल्यू अभी 10 है, इसको लिमिटिंग कंडीशन के लिए रिक्वायर्ड कितना है, 20 न्यूटन, है ना। इस बॉडी को अगर आप चाहते हैं कि ये बॉडी लिमिटिंग कंडीशन पे आए तो यहाँ पे 20 न्यूटन लगना चाहिए, है ना। इसका मतलब ये बॉडी लिमिटिंग कंडीशन पे नहीं है, तो लिमिटिंग कंडीशन पे नहीं है तो कहाँ है, तो आप कहेंगे कि ये बॉडी हमारी बिलो लिमिटिंग कंडीशन है। देखिए 10 लगा रखा है ना, लिमिटिंग कंडीशन के नीचे है ना। ये जो बॉडी है ये बॉडी हमारी बिलो लिमिटिंग कंडीशन है, लिमिटिंग कंडीशन है। और जब बिलो लिमिटिंग कंडीशन है तो पता चलता है लेक्चर 1 से कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। तो यहां पे आप कहेंगे देयरफॉर इन दिस केस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, है ना, अप्लाइड फोर्स। और वो वैल्यू कितनी है, दैट इज 10 न्यूटन, 10
न्यूटन। तो ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स का आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर ये है 10 न्यूटन। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। बिलो द लिमिटिंग कंडीशन F इक्वल टू म्यू आर केवल और केवल अप्लीकेबल है एट द लिमिटिंग कंडीशन। तो ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब जरा इस क्वेश्चन को समझा जाए इसी की रोशनी में। रोशनी यही है, लेक्चर 1 की रोशनी है, उसी में इसको देखा जाए। ठीक है, तो जरा इसको हटा देते हैं। एक बार आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूँ। अब इसको यहाँ से हटा देते हैं और दूसरे क्वेश्चन को देखा जाए। ठीक है ना, चलिए। ठीक है, ये कहना क्या पूछ रहा है कि रस्सी में टेंशन कितना होगा, रस्सी में टेंशन कितना होगा। ठीक है, इसको भी समझा जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं पूछ रहा है। प्रॉब्लम तो वही है, ये इस ब्लॉक पे जिसका वेट 100 है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 2 है, ये लिमिटिंग कंडीशन में कब आएगा? जब हमारा फोर्स, इधर लगने वाला फोर्स, अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन हो। क्योंकि यहां पर भी क्या होगा कि जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स क्या पॉसिबल है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू 20 न्यूटन यहां भी होगा, है ना। और क्योंकि जो हमारा अप्लाइड फोर्स है, जो अप्लाइड फोर्स है वो 20 न्यूटन से कम है, इससे साबित होता है कि ये जो हमारी बॉडी है ये कहां पे है, बिलो लिमिटिंग कंडीशन। सेम पिछला वाला। और जब बॉडी लिमिटिंग कंडीशन से बिलो है तो ये मोशन तो कर ही नहीं सकती। अभी इसको मोशन स्टार्ट होने वाला बनाने के लिए ही 10 न्यूटन और लगाना पड़ेगा। तो इसकी औकात नहीं है कि यहां से ये हिलने की कोशिश भी कर पाए। अब बाबू जब ये यहां से आगे बढ़ना नहीं चाहेगा, बढ़ ही नहीं पाएगा, तो ये रस्सी हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है। अगर ये रस्सी यहां पे ना भी होता, ठीक है ना, अगर इस रस्सी को यहां पे हम हटा भी दें, है ना, तो क्या फर्क पड़ता है उसको। ये रस्सी अगर ना भी रहे, इसकी कोई बहुत जरूरत तो यहाँ पे बची नहीं। क्यों? नो नीड। क्यों नो नीड? कि अरे भाई बॉडी को ही आगे बढ़ना ही नहीं है, बिलो लिमिटिंग कंडीशन है, बॉडी आगे बढ़ेगी ही नहीं। और जब बॉडी आगे बढ़ेगी ही नहीं तो इस रस्सी की क्या जरूरत है। तो रस्सी हो या चाहे ना हो, तो रस्सी के ना होने का मतलब क्या है कि रस्सी में टेंशन 0 है। चाहे हम मैथमेटिक में कहें T इक्वल टू 0 और चाहे शुद्ध भाषा में कहें कि स्ट्रिक नहीं है ना। तो इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आंसर आप दोगे, यहाँ जो आंसर आप दोगे उसमें लिखोगे कि नो नीड ऑफ स्ट्रिंग और क्या, T इक्वल टू 0। यही आपका आंसर है कि इस केस में टेंशन की वैल्यू 0 होगी। ठीक है ना। तो बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन था, छोटा ही था, मुझे पता है आपको मालूम था, है ना। लेकिन अगर कहीं से कोई शंका आई हो तो ज़रूर हेल्प किया होगा। ठीक है, फिर से अगर ये ठीक लगा हो तो आप ज़रूर शेयर करेंगे, ज़रूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और ऐसा आप करेंगे तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा और बेहतर तरीके से क्वेश्चंस को ढूंढने का, बनाने का, करने का मन करेगा, मेहनत करने का मन करेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। तब तक पढ़ते रहिए। कोई भी तरह की कोई शंका हो, कोई सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके सुझाव का, आपके फीडबैक का बहुत वेलकम होगा। ठीक है, हम लोग काम भी करेंगे, बहुत इंप्रूव करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस।